बिहार यूपी में जो भी होता है उसमें तुरंत ही जाति का एक एंगल घुस ही जाता है। जाति है कि जाति नहीं, आ ही जाती है, हर हर मामले में आ ही जाती है। इसमें अब ब्राह्मण जाति आ गई है तो यादव के लिए यादव आंसू बहाएंगे, बामन को बामन कंधा देंगे रोने के लिए। सब जातियां बटी हुई है यूपी बिहार में। मेरा यही कहना है कि जब आप पुलिस को बिगाड़ते हैं, जब आप पुलिस को सांप्रदायिक करते हैं, पुलिस को भ्रष्ट करते हैं, पुलिस को शराब के धंधे में लगा देते हैं, पुलिस को रियल एस्टेट ज़मीन जायदाद के झगड़े निपटाने में लगा देते हैं, चाहे अपनी ज़मीन को किसी को हो, जब पुलिस को पंजाब जैसे इलाके में तस्करी में लगा देते हैं, सत्ता, राजनीतिक ताकतें, अफसर ये पुलिस को जब जैसे काम में जोत देती हैं, पुलिस उसी रंग में रंग जाती है। सत्ता का सांप्रदायिक रुख देखकर, सत्ता का जात का रुख देखकर, सत्ता का राजनीतिक रुख देखकर किसी पार्टी से लगाव या किसी पार्टी से दुराव उसको देखकर पुलिस उसी हिसाब से काम करती है। बहुत खराब असर पड़ता है पुलिस पर। जब सत्ता कोई नाजायज काम करवाती है तो वो 3 नाजायज काम करवाती है, 6 पुलिस उसके बाद खुद कर लेती है अपने लिए। क्या अपराधी की कोई जात होती है? क्या पुलिस को जात पूछकर किसी को मारना चाहिए? क्या धर्म पूछकर मारना चाहिए, जैसा कि हो रहा है कई जगहों पर, धर्म पूछ के मारो? आप बुलडोजर तक को धर्म सिखा देते हो। मैंने तो कई लोगों का देखा, किसी को कोई हिंदू बनाते हैं, कोई किसी को मुस्लिम बनाते हैं, किसी को कोई ईसाई बनाते हैं, किसी को बौद्ध बनाते हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में बुलडोजर का धर्मांतरण देख लिया। मशीन से वो एक धर्म का हो गया है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सोशल मीडिया अगर हिंदी का देखेंगे, क्योंकि हिंदी इलाके की बात है बिहार की, एक नौजवान है भरत भूषण तिवारी, उसको मुठभेड़ में पुलिस ने मार डाला है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो पुलिस पर हमला कर रहा था अपने अवैध हथियार से, इसलिए आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अगर मैं हैदराबाद के एक मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा करूं तो उन्होंने अपने एक वीडियो में अभी कहा है कि इस ब्राह्मण लड़के को मुठभेड़ में पुलिस ने घेर कर मार डाला, उसने हथियार फेंक दिया था। उन्होंने हिंदू अखबार का हवाला दिया है कि हिंदू जैसे अखबार में ये छपा है कि उस लड़के ने हथियार फेंक दिया था, उसके बाद पुलिस ने घेर कर उसको 2 गोलियां वहां मारी और फिर पुलिस गाड़ी में ले जाने के बाद 3 गोलियां वहां मारी। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत सारे लोग इसको ब्राह्मण अस्मिता पर हमला बतला रहे हैं। कई लोग बिहार की मौजूदा सरकार को, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, सरकार गठबंधन की है, नीतीश बाबू उनका बेटा, देखते हैं ना आप, हेल्थ मिनिस्टर है, तो नीतीश का जो वही सुशासन बाबू जो कहलाते थे, अब वो उधर गए हैं, क्या नाम है उसका, मार्गदर्शक मंडल में उनको ले गए हैं उधर। तो उन्हीं की छोड़ी हुई सरकार है। सम्राट चौधरी नाम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुछ तंज कसते हुए ये कहा था कि जात पूछने के बाद मुठभेड़ किया करो, पुलिस वालों को कहा था। ये बात तंज कसते हुए कही थी, इसको बाद में बतलाता हूँ। तो पुलिस ने कर दिया, उनके कहने के बाद में ये कर दिया। जात तो पूछी ही होगी, क्योंकि ये लड़का जो है नौजवान, कितना 28 साल का था, तो ये उस इलाके में सक्रिय रहता था, लोगों की समस्या दिक्कतों को लेके वीडियो बनाता था, पोस्ट करता था, सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर करता था,
उसके साथ क्या क्या करता था मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें पुलिस जब इसको पकड़ने के लिए गई तो ये हथियार और कोई कट्टा उट्टा टाइप का नहीं दिख रहा था, थोड़ा सॉफिस्टिकेटेड हथियार दिख रहा था, उसको हवा में लहरा रहा था। उसकी माँ भी समझाने की कोशिश कर रही थी, ये हथियार लिए हुए था। पुलिस आसपास खड़ी होकर बैठकर इसको समझा रही थी, जो मेरे हिसाब से बड़ा खतरनाक काम था। जो पुलिस की मौजूदगी में अवैध हथियार को लहरा रहा था, वो कुछ भी कर सकता था। बिहार की पुलिस क्या सोच के ऐसा कर रही थी मुझको नहीं मालूम है, लेकिन आखिर में जाकर जब तनातनी बढ़ी, इसने हथियार पहले फेंका कि पुलिस ने गोली पहले मारी, ये तो अब जांच से पता लगेगा। फिलहाल तो चूंकि पुलिस ने अपने उस मौके पे मौजूद कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, छोटे बड़े अफसरों को, इसलिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस की कोई चूक तो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ गलत हुआ होगा पुलिस से, तभी इतने लोगों को सस्पेंड किया गया है। 17 जून को ये मुठभेड़ मौत हुई। हत्या अभी मैं नहीं कह सकता जब तक जांच में साबित न हो, लेकिन बाद में मैंने एक जानकारी पढ़ी है, पता नहीं ऐसा आमतौर पर होता है कि नहीं, कि इसका शरीर जो था उसमें जहाँ जहाँ गोलियां लगी थी उसको ऊपर से सिल दिया गया था और गोली को निकाला भी नहीं गया था। ये सच है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, ऐसी घटना की बहुत सारी खबरें आती हैं। अगर सच में ही ऐसा हुआ था कि गोलियां भीतर थीं और उसके जख्मों को सिल दिया गया था, तो ऐसा तो पोस्टमार्टम होता नहीं है। पोस्टमार्टम में तो हर गोली को निकाला जाता है, उसको सहेज कर रखा जाता है कि ये कमर के पास से निकली, ये जांघ से निकली, ये कंधे से निकली। उसके बाद बंदूकों से मिला के देखा जाता है कि किस बंदूक से कौन सी गोली निकली थी। ये जांच होती है, बड़ी लंबी चौड़ी फोरेंसिक जांच होती है। अब ये अवैध हथियार लेके चलता था, यूट्यूब के वीडियो बनाता था, उसको पोस्ट भी करता था। क्यों किसी यूट्यूबर को, किसी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता को अवैध हथियार रखने की जरूरत है? और ऐसा नहीं कि उसके घर में किसी ने छुपा के रख दिया हो, वो लेकर लहरा रहा था। मोबाइल फोन के वीडियो कैमरे जो हैं उनके सामने लहरा रहा था। पुलिस घेर के खड़ी है, हथियार बंद पुलिस, तो लहरा रहा था। अब मुझको नहीं मालूम लहराने और पुलिस पे हमला करने के बीच में कितना बड़ा फासला रहता है। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि अगर उसने हथियार फेंक दिया था तो शायद उसके बाद उसको गोली मारने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन पुलिस जो है ये इस तरह की कई हरकतों की आदी रहती है। हमने पंजाब में भी आतंक के दिनों में देखा है कि केपीएस गिल की पुलिस ने किस तरह से मुठभेड़ हत्याएं की थी। कई लोगों को उम्र कैद हुई है बाद में उसको लेकर। हमने मध्य प्रदेश के समय की बात है, जो चंबल में जिस समय डकैत हुआ करते थे, वहाँ पर एक अफसर थे, आज जिंदा हैं कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। उनसे मेरी मुलाकात आखिर हुई थी 2003 के पहले तक। वो वहाँ पर पोस्टेड थे मध्य प्रदेश के चंबल के इलाके में, डकैतों के इलाके में। तो उनके एक सीनियर मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझको बतलाया कि जब वो आईपीएस करके आए, और ये गैर आईपीएस अफसर थे, शायद थानेदार थे या कुछ थे या डीएसपी थे, तो उनके साथ ये भी गए एक मुठभेड़ में, डकैतों की मुठभेड़ में। और वहाँ इन्होंने कहा कि साहब आप जीप में बैठे रहिए। आईपीएस थे, इनको जीप में बिठा के रखा, और जो डकैत पकड़े थे उसमें से 8 डकैतों को लेके गए पेड़ों के पीछे कहीं पे। थोड़ी देर में गोलियां चली, और फिर ये जूनियर ऑफिसर ने आके कहा हो गया साहब, निपट गए सब, चलिए। तो 8 लोग उस दिन मारे गए थे इस तरह के। अब मेरे पास कोई सबूत है नहीं, वो अफसर भी शायद बचे नहीं हैं अभी, तो मैं आपको ये बतला सकता हूँ कि ऐसा होता है। मेरे पास कोई भी सबूत नहीं थे, मैं कोई रिपोर्ट भी नहीं बना सकता था, लेकिन आज मैं इस बात को बता रहा हूँ कि ऐसी मुठभेड़ हत्याएं होती हैं। वो जो डकैत गिरोह थे उनके लोगों की हत्या की थी। ये लड़का अवैध हथियार
हवा में घुमा रहा था, इसका हुआ। लेकिन वहाँ पे यूपी बिहार में मेरे एक दोस्त हैं पुष्य मित्र, उन्होंने लिखा कि बिहार यूपी में जो भी होता है उसमें तुरंत ही जाति का एक एंगल घुस ही जाता है। जाति है कि जाति नहीं, आ ही जाती है, हर मामले में आ ही जाती है। इसमें अब ब्राह्मण जाति आ गई है, तो बहुत बड़े बड़े कई फौजी अफसर हैं, रिटायर्ड ब्राह्मण हैं, तो उनके वीडियो भी मैं देख रहा था कि वो भी काफ़ी गुस्से में कुछ कुछ बोल रहे हैं। और पंडित बोलें तो बोलें, ये पठान जो हैं, जो हैदराबाद के हैं, ओवैसी जी, ये भी बोल रहे हैं, इनकी भी हमदर्दी है, ये भी सरकार पर हमला कर रहे हैं, बिहार सरकार पर। सम्राट चौधरी ने दरअसल वो जो बात कही थी कि ठीक है पहले जात पूछ लो फिर मुठभेड़ कर दिया करो, एनकाउंटर कर दिया करो, वो इस बात के जवाब में तंज में कही थी कि तेजस्वी यादव ने वहाँ सरकार पर हमला किया था कि सरकार छांट छांट कर एक जात के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उनका इशारा शायद यादव लोगों को लेके था, और किसके बारे में होगा, उधर तो सब अपने अपने जात के लोगों के बारे में ही कहते हैं। ओवैसी चूंकि उधर के नहीं है, हैदराबाद के, इसलिए वो वहाँ बामन के बारे में भी बोलने लगे। बाकी सबका अपना बटा हुआ है, यादव के लिए यादव आंसू बहाएंगे, बामन को बामन कंधा देंगे रोने के लिए, सब जातियां बटी हुई है यूपी बिहार में। ये इलाका जो है ये यूपी से लगा हुआ है। मैं तो पहले शुरू में धोखा खा गया था, ये शायद यूपी का ही मामला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं, वो क्या कहते हैं, योगी हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या सन्यासी हैं, कुछ ऐसा ही हुलिया उनका दिखता है, जो भी उनका हो। लेकिन उनके राज में जितने एनकाउंटर हुए हैं इतने शायद यूपी में कभी नहीं हुए। मैं देख रहा था कि योगी राज में कितने एनकाउंटर किलिंग हुई है, तो 17,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए हैं वहाँ, उसमें 290 के करीब लोग मारे गए हैं। और अभी 2026 का पहला 5 महीना ही गुजरा है, अभी तक 23 लोगों की मौत यूपी में एनकाउंटर में हो चुकी है। पूरा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो लखनऊ बेंच, तो सुप्रीम कोर्ट, ये सब फिक्र जाहिर कर चुके हैं वहाँ के मुठभेड़ हत्या वगैरह पे। पता नहीं योगी का धर्म आड़े आता है नहीं आता है इतने मुठभेड़ हत्याओं में या मुठभेड़ मौतों में, मुझको ठीक से नहीं मालूम है कि योगी ने जात पूछ के मुठभेड़ करने के लिए कहा है कि क्या कहा है। लेकिन ये यूपी बिहार अगल बगल के इलाके जो हैं, सरहद के अगल बगल के, उसमें तो संस्कृति एक दूसरे की आती ही है, असर होता ही है। तो ये जो बिहार में इस लड़के को भरत भूषण तिवारी, इसको जो मार डाला है पुलिस ने वहाँ पे, और लोगों का कहना है कि इसने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी, उसके बाद इसको मारा है। और कैसे मारा है, गोली भीतर रह गई, सिल दिया, क्या किया उसको आप भी पढ़िएगा खबरों में। मेरा यही कहना है कि जब आप पुलिस को बिगाड़ते हैं, जब आप पुलिस को सांप्रदायिक करते हैं, पुलिस को भ्रष्ट करते हैं, पुलिस को शराब के धंधे में लगा देते हैं, पुलिस को रियल एस्टेट ज़मीन जायदाद के झगड़े निपटाने में लगा देते हैं, चाहे अपनी ज़मीन को किसी को हो, जब पुलिस को पंजाब जैसे इलाके में तस्करी में लगा देते हैं, सत्ता, राजनीतिक ताकतें, अफसर, ये पुलिस को जब जैसे काम में जोत देती हैं, पुलिस उसी रंग में रंग जाती है। सत्ता का सांप्रदायिक रुख देखकर, सत्ता का जात का रुख देखकर, सत्ता का राजनीतिक रुख देखकर किसी पार्टी से लगाव या किसी पार्टी से दुराव, उसको देखकर पुलिस उसी हिसाब से काम करती है। बहुत खराब असर पड़ता है पुलिस पर। जब सत्ता कोई नाजायज काम करवाती है तो वो 3 नाजायज काम करवाती है, 6 पुलिस उसके बाद खुद कर लेती है अपने लिए। नेता, अगर सत्तारूढ़ नेता पुलिस को कहें कि इस ज़मीन का ये मैं खरीदना चाहता हूँ, ज़रा इसके किसान को, मालिक को ज़रा चमकाओ, तो वो 5 एकड़ ज़मीन नेताजी चाहते हैं तो उनको 5 एकड़ दिलाता है, लेकिन आसपास के लोगों को और धमका के 10 एकड़ खुद खरीद लेता है पुलिस अफसर।
तो क्यों हुआ है ऐसा बिहार में, इसको सोचिएगा। यूपी का तो मैंने बताया आपको 2017 में, 17 से लेके अभी तक कितना साल हुआ है, 9 साल करीब हुआ है, और करीब 290 लोग मारे गए हैं मुठभेड़ में। और जितना लंगड़ा के चलते दिखते हैं आपको यूपी के करीब करीब हर वीडियो में, अगर अगल बगल 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि बीच का अभियुक्त, आरोपी, गिरफ्तार व्यक्ति वो लंगड़ाते हुए ही चलेंगे। ये कंसेशन है यूपी पुलिस का कि पैर में गोली मारते हैं, नहीं तो निपटा देते हैं। क्या करना चाहिए मुठभेड़ हत्याओं के लिए? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाए हैं, और मुझको ये भी नहीं मालूम कि जुबानी जमा खर्च के अलावा वो कुछ करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन जो हुआ है इसके बारे में सोचिएगा। क्या ये ब्राह्मण मुद्दा है? क्या ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का मुद्दा है? सोचिएगा इस बारे में। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको सोचना चाहिए। क्या अपराधी की कोई जात होती है? क्या पुलिस को जात पूछकर किसी को मारना चाहिए? क्या धर्म पूछकर मारना चाहिए, जैसा कि हो रहा है कई जगहों पर, धर्म पूछ के मारो? आप बुलडोजर तक को धर्म सिखा देते हो। मैंने तो कई लोगों का देखा, किसी को कोई हिंदू बनाते हैं, कोई किसी को मुस्लिम बनाते हैं, किसी को कोई ईसाई बनाते हैं, किसी को बौद्ध बनाते हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में बुलडोजर का धर्मांतरण देख लिया। मशीन से वो एक धर्म का हो गया। जो भी मतलब आप इसका निकालें। फिर मिलेंगे। ये केवल सोचने का सामान छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास कोई समाधान नहीं है मुठभेड़ हत्याओं का। मिसाल है पंजाब की, जिसमें केपीएस गिल के ढेरों चहेते लोग जो हैं उम्र कैद काट रहे हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, आपको लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी का हक है कि वे मुठभेड़ हत्या में न मारे जाएं? अगर ज़रूरत है तो अदालत उनको फांसी पे चढ़ाएगी। सोचिएगा इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। मेरे पास समाधान नहीं है, आप लिख सकते हैं टिप्पणी में क्या समाधान है आपके पास। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। मैं कल की बात बतला रहा हूँ। मेरे शहर राजधानी रायपुर से लगा हुआ अमलेश्वर है। पिछले मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका चुनाव क्षेत्र है। वहाँ आधी रात के करीब एक स्कूटर पर, दोपहिए पर 3 लोग जा रहे थे अंधाधुंध रफ्तार से, और सामने से कोई एक अकेला व्यक्ति बुलेट, भारी भरकम मोटरसाइकिल पर अंधाधुंध रफ्तार से आ रहा था। दोनों की ऐसी भयानक टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियां चूर चूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए उनके। 2 लोग तो मौके पे ही मर गए थे, 2 लोग और बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल में थे। हो सकता है अभी तक उनमें से एक या दोनों वो भी निकल चुके हों। हेलमेट लगा कर रखिए। मैं ये नहीं कहता कि हेलमेट आपको हर हादसे से बचाएंगे, लेकिन हेलमेट आपको बहुत से हादसों से ज़रूर बचाएंगे।